अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन 3 इशू पर हम बात करेंगे उसमें सरे फहरिस्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी के बारे में बदजुबानी, इन दोनों की आपस में रिश्तेदारी भी है, वो क्या है। दूसरा इशू जो है वो इमरान खान के बारे में है। अदालत उनको रिलीफ दे रही है लेकिन हुकूमत केसेस बनाने जा रही है ताकि उनको जेल से बाहर वो ना आ पाएँ, तो इसके बारे में क्या तैयारियाँ हो रही हैं। तीसरा इशू जो है वो काजी फायद ईसा ने बात की है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने से डॉलर मिलते हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है मैं आपको बताऊंगा। तो बात का आगाज़ जो है वो अली अमीन गंडापुर से करते हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं उनसे कोई जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ सवाल किए। उन्होंने कहा कि आपके बारे में यह है कि आप बड़े एग्रेसिव हैं और गवर्नर के बारे में आप अजीब अजीब बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर की हैसियत क्या है, फैसल कुंडी की हैसियत क्या है। और फिर उन्होंने गवर्नर को मुहातब होकर कहा, उन्होंने कहा कि तुम चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है। यानी कि उन्होंने साबित किया है कि वो वाकई पीटीआई से हैं। पीटीआई का बंदा जब तक ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता तो उस पर शक होता है कि ये बंदा पीटीआई का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उनको पूछा गया कि सुना है कि आपकी उनके साथ रिश्तेदारी भी है। उन्होंने कहा कि किसकी रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी जो है पहाड़ में, और मेरी रिश्तेदारी जो है वो मेरी पार्टी से है। और उन्होंने कहा कि गवर्नर को कि उसको लिमिट में रहना चाहिए। वो लिमिट से अपनी हदूद से बार बार निकलता है। वो चाहता है कि मैं उसका नाम लूं और वो टिकटॉक पर आ जाए। यानी कि देखें, यानी कि ये देखें कि इसलिए वो नाम नहीं ले रहे या आज उनको मजबूरन लेना पड़ रहा है। टिकटॉक असल में इशू है कि टिकटॉक पर ना आ जाए, कि जो टिकटॉक पर जो है फैसल कुंडी का जिक्र ना शुरू। उन्होंने कहा जी कि लानती इंसान, तुम्हारी औकात क्या है, और बार बार वज़ीर आला का नाम ले रहे हो, बार बार वज़ीर आला पर बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी गाड़ियाँ बंद कर दूंगा, तुम्हारा दाखला बंद कर दूंगा। पता नहीं, यानी कि बहुत ही फिरौनी लहजा था। ऐसा होना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं इस तरह की बातें सेल भी बड़ी होती हैं। हमारे लोगों को ये पसंद भी बड़ा है कि लहजा कि इस तरह का कोई बंदा, कोई इंतहाई बदतमीज़ आदमी हो, वो इस अंदाज में बात करे। और हमारे से साथ ये भी तवक्को होती है जी कि आपने उस तरह उसके बारे में कहना नहीं है। एनीवे, तो ये जो अच्छा, दूसरी तरफ वैसे जो लोग नहीं जानते, आप को नहीं पता, फैसल कुंडी का मेरा कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है सिवाय इसके कोई कभी कोई किसी महफिल में कोई 2-4 दफ़ा कोई हैंड शेक किया होगा। लेकिन यह है कि फैसल कुंडी के बारे में ओवरऑल शोहरत एक इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान की और महज़ब आदमी की है। जो अली अमीन गंडापुर है उनको तो आप रोज़ाना सुनते ही सुनते हैं। फैसल कुंडी को आपने शायद इतना नहीं सुना होगा। लेकिन इनमें पहली बात तो यह है कि इनमें ये बताऊं कि रिश्तेदारी क्या है या कि इनकी लड़ाई क्या है। तो मेरे ख्याल पहले मैं लड़ाई का बता देता हूँ। लड़ाई तो ये है कि फैसल कुंडी जो है वो भी कोई ना कोई जिक्र करते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि किसी ने को पूछा कि आप कोई खैबर पख्तूनख्वा हाउस नहीं जाते या कोई इस तरह की गवर्नर एनेक्सी में, उन्होंने कहा जी कि उधर ये कोई और काम कर रहे होते हैं, वज़ीर आला की जो टीम है, कोई इस तरह की उन्होंने बात की। और लेकिन इसके अलावा इनका एक और इशू चल रहा है। एक तो जो इनके मुखालिफ थे अली अमीन गंडापुर के, इसरार गंडापुर, उनको कत्ल किया गया था। 2016 की बात है और वो उस टाइम वज़ीर थे, पीटीआई की हुकूमत में वज़ीर थे। और जो उनके भाई हैं नामुल्लाह गंडापुर, उन्होंने इल्ज़ाम अली अमीन गंडापुर पे लगाया था कि अली अमीन गंडापुर और उनके भाई और उनके वालिद पर मुझे शक है कि इन्होंने मेरे भाई को मरवाया है। और ये उन्होंने अपना मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। ये बयान उनका रिकॉर्ड पर है। तो एक तो जो ये हैं फैसल कुंडी, इसकी इसरार गंडापुर के साथ भी काफ़ी दोस्ती थी। तो ये मुख्तलिफ औकात में कोई ना कोई इंटरव्यू में ये भी बात कर देता है जी कि इसरार गंडापुर के जो कातिल हैं उनको कटहरे में लाया जाए, या ये है कि उनके कत्ल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद ये बात भी उनको बुरी लगती है। और फिर ऑब्वियसली एक तो ये है कि वो पीपल्स पार्टी से भी हैं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपस में इलेक्शन भी लड़े हैं। इलेक्शन के बारे में ये कहते हैं कि इलेक्शन जब कोई दो भाई भी आपस में लड़ लेते हैं ना, उसमें उसके दौरान इतनी को तलही आ जाती है कि वो तमाम उम्र के लिए उनको एक दूसरे से दूर रखने के लिए वो काफ़ी होती है। लेकिन ये है कि ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। अब चाहे इनकी रिश्तेदारी क्या है, रिश्तेदारी के बारे में ये जो एक सवाल किया गया जी कि वो आपके बारे में आता है जी कि आप आपस में रिश्तेदार हैं, तो वो क्या रिश्तेदारी है। तो इनकी रिश्तेदारी जो है ना वो अपनी जो वालदाएँ हैं उनकी तरफ से आए, यानी कि माओं की तरफ से आए, यानी ननियाल की तरफ से आए। इनकी जो दोनों की वालदा हैं अली अमीन गंडापुर की और फैसल कुंडी की, वो आपस में कज़न थीं। वो क्या थीं? आपस में कज़न थीं।
और जो इनके नाना हैं, यानी कि जो बेसिकली जो अली मीन गंडापुर के जो ननियाल हैं वो भी कुंडी थे। फैसल कुंडी तो है ही कुंडी। तो जो इनके नाना थे दोनों के, इनके फैसल कुंडी के यानी वज़ीर आला के और हैबर गवर्नर के, ये आपस में भाई थे। तो लिहाजा इनकी रिश्तेदारी तो है, इनके दूर की है। इधर तो जो भाई भाई हैं वो भी आपस में इलेक्शन में सियासी तौर पे बाज़ औक़ात एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। तो इनका तो उतना करीब का तलक नहीं है, लेकिन रिश्तेदारी थी। और इलेक्शन वाले मामला शुरू होने से पहले ये इकट्ठे, इनकी मैं कोई तस्वीर भी देख रहा था कि कहीं कोई शिकार पे इकट्ठे गए हुए हैं और इनके मामला ठीक थे। और फिर तो जब ये पीटीआई आ गई, और पीटीआई से ज़्यादा तो उन्होंने खुद कहा जी कि मेरी ऐसे बड़ी रिश्तेदारी नहीं है, और जो ज़ुबान है वो भी उनकी जो कोई मुनासिब नहीं है जो इस्तेमाल करते हैं आजकल गंडापुर। तो ये इनका जनाब मामला है, और अब आए दिन ये मामलात आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे लगता है तलही जो है इनकी बढ़ती जाएगी। तो अगले हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है इमरान खान को जेल में रखने के हवाले से हुकूमती बंदोबस्त। इस हवाले से आज अंसार भाई साहब की स्टोरी है कि एक तरफ तो अदालतें उनको रिलीफ पे रिलीफ दे जा रही हैं खान को, कि साइफ़र केस में भी उनको छोड़ दिया, जो बाकी केसेस हैं उधर भी कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई वो सस्टेन करेंगे, या अदालत जो है उनको उनमें कोई मेरिट देख रही है। इद्दत वाले केस का भी कोई फ़ैसला कोई इसी तरह का लग रहा है। लेकिन जो दो और केसेस हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उनमें से एक जो अभी उन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से जो खान साहब ने शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश की, और जो उन्होंने ट्वीट किए, और मैंने आपको पिछले एक व्लॉग में बताया था कि एफआईए वाले उनसे जाके बयान रिकॉर्ड करने गए। खान साहब ने कहा चलो दफ़ा हो जाओ इथूँ, उन्होंने उनको भगा दिया और उनको उन्होंने बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। लेकिन इस तरह से जान तो नहीं छूटेगी, यानी कि केस जो है दैट इज़ इन प्रोग्रेस, इट्स बीइंग मेड। तो उसमें वो केस उन पर बनाया जा रहा है। एक तो ये होगा कि उनका कोई अकाउंट भी बंद करने की कोशिश करेंगे, ट्विटर हैंडल जो है। अब ये हुकूमत के तो बस में नहीं है, यानी कि उन्होंने इसको केस को इस अंदाज में बिल्ड करना है कि इमरान खान जो है वो ख़ुद जो है बेचारा जेल में है, तो इसका कोई किसी ने अकाउंट अगवा किया हुआ है, जो कि उधर जिब्रान इलियास है, उसके बारे में बात होती है कि अमेरिका से वो अकाउंट चला रहा है। तो यानी वो जो है, यानी कि वो अब इनके अकाउंट को सस्पेंशन के हवाले से भी केस बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ भी ये इस तरह के ट्वीट करने से कोपीका एक्ट के तहत इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, और उस बुनियाद पर उनको फिर वो जेल में रखेंगे। इन द मीन वाइल एक और केस जो तोशाहाना के रिलेटेड है, खान साहब भी कोई एक कड़ी से नहीं ना ली, उन्हें काफ़ी कड़ियाँ ली हैं, तो वो और भी उनका केस जो है वो चल रहा है। तो उसमें भी यानी कि उनकी एक गिरफ्तारी मुतवक्को है। तो मेरे ख्याल है कि अब केसेस की तैयारी को इस अंदाज में हो रही है कि अगर उनको कोई और फर्दर रिलीफ मिलता है इमरान खान को, तो मज़ीद केस जो हैं वो एक लाइन में होने चाहिए, ताकि फौरी तौर पर खान साहब से गिरफ्तारी पा ली जाए और उन्होंने बाहर ना निकलने दिया जाए। तो ये जो है ना एक एग्जेक्टिव और इंतज़ामिया और जो अदलिया के दरमियान एक कशमकश है, और इनका एक का जो है साबिक लाडला है, एक का जो मौजूदा लाडला है, तो उन दोनों के दरमियान जो एक कशमकश चल रही है, उसमें ओवरऑल सारी हमारी जो एक रियासत है वो भी सफ़र कर रही है, और क्राइसिस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब जो है इनके हम अपने आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, वो है आज काजी साहब ने एक बड़ी बात की है, और वो आज एक केस सुन रहे थे फैसल वाडा का, और जो मुस्तफ़ा हैं जो MKM के, उनका मुस्तफ़ा कमाल, उनका जो केस था कि तौहीन अदालत का, मुस्तफ़ा कमाल ने माफ़ी मांग ली है और उसको माफ़ी नहीं मिल रही, यानी कि उसकी माफ़ी कबूल नहीं हुई। फैसल वाडा जो है वो माफ़ी नहीं मांग रहा, और उसमें काजी साहब ने कहा है उनके वकील को, वो हैं हाफिज़ इरफात। फैसल वाडा जो है उसने भी अब जो है ना हर जगह पे जो हुफ़ाज़ हैं उन पर एक भरोसा किया हुआ है। एक तरफ वो उसका ख्याल है जी कि हाफिज़ आसम मुनीर साहब हैं, अब उसने वकील जो हैं वो भी हाफिज़ करने शुरू कर दिए, हाफिज़ इरफात। तो काजी साहब ने कहा जी कि तुसी आओ ना अगले कोई एक हफ्ते तक, तो मेरी जान आके ज़रा दसो कुरान और सुन्नत की रोशनी है कि एक तमीज़ ना गल किस तरह की जाती है। तो वो अब जो है यानी कि उन्होंने फैसल वाडा को तमीज़ सिखाने का फ़ैसला किया है। लेकिन इन द मीन वाइल उसी में इसी केस में तौहीन अदालत के केस में बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि जो है झूठ बोलने से डॉलर मिलते हैं,
हमने कई सहाफ़ियों को, बल्कि बहुत सारे सहाफ़ियों को हमने छुड़ाया भी। हमने बहुत सारे सहाफ़ियों को हमने बचाया। यानी कि मतलब ये होगा कि जो उनको किसी तरह से जेल हुई थी तो उनको अदालत ने रिलीफ दिया। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो झूठ पर करना चाह रहा हूँ कि झूठ बोलने से डॉलर मिलते हैं। नाजरीन, मैं ख़ुद जर्नलिस्ट हूँ और यानी इसके हवाले से जर्नलिस्टों पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं। मैं पहले इस बात को तस्लीम नहीं करता था, लेकिन मैंने देखा कि ये वाकई है। हम तो बचपन से ये सुनते आए जी कि सच को आँच नहीं है। हमने झूठ को हमेशा अंडरमाइन करने की कोशिश की है, उसको इग्नोर करने की कोशिश की है, लेकिन झूठ जो है इतना कमज़ोर नहीं जितना आप समझते हैं। पुरानी बात सुनी थी, एक दफ़ा कोई उसको विंस्टन चर्चिल के साथ एट्रीब्यूट करता है, कोई किसी और के साथ, कि जी उन्होंने कहा था कि जो झूठ अभी सच अभी जूते पहन रहा होता है जब झूठ पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो मैं सोचता था कि उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तो झूठ की इतनी एक पावर क्यों है। तो एक तो जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ वो ये है कि लोगों ने अपने अपने सच तराशे हुए हैं जिनको वो बार बार दूसरे लोगों से सुनना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका जो एक बिलीफ सिस्टम है उसको वैलिडेट कोई करे। जो कर रहा होता है ना वो उसको सच समझते हैं। तो इस आड़ में जो बहुत सारे नौसरबाज हैं वो उनको झूठ भी बता रहे होते हैं, यानी कि उनको पता भी होता है कि ये झूठ है, लेकिन वो इसलिए बता रहे होते हैं कि लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, जब सुनना चाहते हैं तो उससे जो है किसी को क्लिक्स मिल रहे हैं, किसी की वेबसाइट चल रही है, किसी का यूट्यूब व्यूज़ मिल रहे हैं, तो यानी आप जो है यानी कि उसके जितने अच्छे व्यूज़ होंगे उसको डॉलर भी मिलेंगे। ये बात जी कि लोग जो हैं वो बड़ा सच के मुतलाशी हैं, इतनी भी कोई बड़ी बात, ये इतनी भी बात नहीं है कि लोग हर बंदा, यानी ये सच जो है एक बड़ा एक कंटेस्टेड आइटम है कि क्या सच है, यानी कि हर बंदे ने अपने अपने तराशे हुए हैं। अब हम आते हैं कि डॉलर मिलते हैं या नहीं मिलते। तो इस लिहाज से मैं आपको एक 2016 का एक वाक़या बताऊं कि उस टाइम अमेरिका में ट्रंप के इलेक्शन, यानी जब ट्रंप ने पहली दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो सदर भी बन गया, तो वो इलेक्शन हो रहे थे। तो उस दौरान कुछ वेबसाइट्स थी जो कि हिलरी क्लिंटन, जो कि उसकी मुखालिफ थी, डेमोक्रेट्स की कैंडिडेट थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा चल रहा था। कोई कहता था हिलरी क्लिंटन मुसलमान है, कोई कहता था जी कि इसके बारे में जो पॉप जॉन पॉल है उसने पता नहीं क्या पेशीन गोई की थी कि ये जो है वो अमेरिका को दबाएगी या ये जल्दी फौत हो जाएगी या कोई इस तरह की। और उनकी ना वो उन वेबसाइट्स की बहुत ज़्यादा मांग थी और बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। ज़्यादातर कौन लोग देखते थे? वो ट्रंप के जो सपोर्टर हैं वो देखते थे। जो ट्रंप के हेलरीज के बारे में व्यूज़ होते थे उनसे मिलती जुलती बातें जो हैं वो उधर भी चला देते थे उस वेबसाइट्स में। तो एक बज़फीड एक न्यूज़ मैगज़ीन है या वेबसाइट है, उसका एक जर्नलिस्ट था जो कि सोशल मीडिया को एक इन्वेस्टिगेट करता था। यानी कि एक होता है ना, आजकल हमने फैक्ट चेकिंग का सुना होगा जी, कि जो मुख्तलिफ झूठी बातें हैं उनको वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और बताते हैं कि ये सच है, ये झूठ है। जो भी बयान आता है वो बताते हैं कि सच है, झूठ है। एक इसके अलावा भी लोग होते हैं जो कि ये देखते हैं कि ये प्रोपेगेंडा शुरू किधर से हुआ है, ताकि जो है ना बुराई को उसकी जड़ से पकड़ा जाए। तो वो अमेरिकन जर्नलिस्ट जो है उसने उन वेबसाइट्स को ट्रैक करना शुरू किया कि ये वेबसाइट्स जो हैं ये किधर से ऑपरेट हो रही हैं। तो वो अमेरिका से चला तो वो मैसिडोनिया पहुंच गया, जिसको हम उर्दू में मकदूनिया भी कहते हैं। ये एक छोटा सा यूरोपियन एक निक्का जा मुल्क है ईस्ट यूरोप में। वो उधर गया, उनका आगे एक कस्बा था, उधर में से वो वेबसाइट ऑपरेट हो रही थी। तो जो लड़के ऑपरेट कर रहे थे वो उन तक पहुंच गया। वो लड़के जो है ना वो आईटी की बैकग्राउंड के थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। उनका ट्रंप के साथ दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं था। उसने उनको पूछा कि आप क्यों ऐसा करते हैं? उन्होंने कहा जी कि हम जब करते हैं इस तरह की खबरें, हमें पता है कि अमेरिका में बड़ी सेल होती हैं, तो हम ये करते हैं और वो उधर क्लिक्स हमें मिलते हैं। उस टाइम शायद वो कोई इतना यूट्यूब से आशना नहीं थे, या उनका ख्याल था कि यानी ये भी होगा कि वो अमेरिकन स्टाइल में बात नहीं कर सकते होंगे। तो एक जब आप लिखते हैं तो फिर उधर तो आपका एक चेहरा आना ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जब हमारी जो क्लिक्स हमें उधर मिलते हैं तो उसकी वजह से हमें ऐड ज़्यादा मिलते हैं और हमें डॉलर ज़्यादा मिलते हैं। तो झूठ की एक बाकायदा अपनी एक इकानमी है, यानी कि उनका कुछ दूर दूर तक तलक नहीं था। उनके लिए ये एक सिर्फ ट्रेड थी, एक तिजारत थी कि अमेरिका में एक चीज़ की डिमांड है तो हम प्रोवाइड करना शुरू कर गए। यानी कि अमेरिका में डिमांड है कि वो उधर जो ट्रंप के सपोर्टर हैं उन्हें कुछ हिलरी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चाहिए, तो जी हम प्रोवाइड कर देते हैं। उनके लिए इट वाज नॉट मोर देन अ बिजनेस। अब ये देखें कि उसका आगे इम्पैक्ट क्या होता है वो आपको पता है। इधर पाकिस्तान में भी मैंने कई देखा है, यानी कि एक जर्नलिस्ट है जो कि यानी कि जो अगर कोई एक मखसूस पार्टी के साथ उसकी वाबस्तगी ना हो तो उसका जर्नलिज्म में कोई स्टैंडिंग ही नहीं है।
लेकिन वो बड़ा जनाब यूट्यूबर बना हुआ है। और मुझे उसका कोई बता रहा था, कोई उसका एक और मेरा एक कॉमन फ्रेंड है, वो मुझे बता रहा था कि उसके सामने उसने इतराफ़ किया, जो हमारा कॉमन फ्रेंड है उसको उसने बताया कि उसने कहा जी कि मैं जो है ना जिस पार्टी का मैं उनको हक़ में ज़्यादा बोलता हूँ, ये नहीं है कि मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन ये है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादा वो उस पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा मैं उस तरह की बातें करता हूँ। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं ये इस भेड़ चाल में आए हुए हैं, और उसकी एक इकानमी है, उसकी एक अपनी एक सॉफ्ट पावर है कि आप वो बातें करें जो लोग सुनना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, लोग अपनी तरफ से वो उसको हक सच कह रहे हों, आपके लिए वो सिर्फ डॉलर कमाने से ज़्यादा उसकी अहमियत ना हो। कई लोग, मैं कई जर्नलिस्ट ऐसे भी देखता हूँ कि वो ट्वीट कर रहे होते हैं, झूठे किस्म के ट्वीट, उन्होंने अपने ट्वीट जो हैं वो मोनेटाइज कराए हुए हैं, और वो ट्वीट कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात उनको कोई उनकी पब्लिक शेमिंग भी होती है कि इंसान दे बच्चे बनो, झूठ ना बोलो। अच्छा, वो एक और ट्वीट कर देते हैं, वो कहते हैं कि यानी कि अब जो है आके उन्होंने कोई और एक जो और ट्वीट करना शुरू कर दिया कि वो पहले वाली बात गलत थी, लेकिन अपना पहला ट्वीट जो है ना उसको हटाया नहीं। होना तो ये चाहिए कि आप उसका एक स्क्रीनशॉट लें, आप बताएं कि मैंने ये गलती से कर दिया था, तो मुझे अब पता चला है कि ये बात ऐसी नहीं है, ठीक है, या डिलीट कर दें उसको। वो ट्वीट भी अपनी जगह बरकरार है, ताकि उसकी जिधर ज़रूरत है, जिन लोगों को त्रोटक हो रही है कि वो उस तरह की बात सुनना चाहते हैं, वो उधर भी पहुँच जाए और आपका जो एक वजाहत भी आ जाए। तो ये एक झूठ की बाकायदा, एक डिसइंफॉर्मेशन की बाकायदा इंडस्ट्री है, इसकी इकानमी है, यानी कि फ़ेक न्यूज़ की एक अपनी इकानमी है। तो ये जो काजी साहब ने बात की, ये बात दुरुस्त है, और जो सच है ना, सच को तलाश करना, उसको जांचना, परखना और लोगों तक पहुँचाना और फिर उनसे जो है ना शाबाश लेना, ये भी कोई इतना आसान काम नहीं है। तो लिहाजा इस इंडस्ट्री में काफ़ी लोग आ गए हैं कि जो जिस तरह की लोग बात सुनना चाहते हैं वो सुना सुनू के, और अपना जो है ना वो रिज़्क उनका लगा हुआ है। तो जिस तरह वो हमारे एक यासर पीरज़ादा साहब हैं, उन्होंने एक दफ़ा लिखा था, उन्होंने कहा कि मैं जब ये सुनता था कि अल्लाह ताला एक कीड़े को पत्थर में भी रिस्क देता है, कहता है मुझे समझ नहीं लगी, जब से ये यूट्यूब वालों ने काम शुरू किया है, यूट्यूबर्स ने, तो मुझे इधर से जो है ना वो अब उसकी भी समझ आ गई है कि वो कीड़े को रिस्क कैसे मिलता है। तो इधर जो है ये भी कोई मामला इससे मिलता जुलता है। तो नाजरीन, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।